everyone, so we are back on this channel with another lecture in the series of modern history. आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने काफ़ी सारे वॉर्स पढ़े थे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट किया था हमने। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा। इनमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हु ऑल वर द कॉम्बेटेंट्स, हमने सब कुछ पढ़ा। ओके हमने उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, कैसे सदर्न पार्ट्स जो हैदराबाद है, जो मैसूर है, वहाँ पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर्स जो वेज किए उनसे कैसे उन्होंने एनेक्सेशन अपना बढ़ाया। ठीक है, फिर हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जो सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स हैं, जो सेंट्रल इंडिया के रीजन्स पहले मराठा के अंडर कंट्रोल थे, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे। ठीक है, तो हमने ये सारे वॉर्स पढ़े। अब हम कर्नाटिक वॉर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये वो रीजन है जहाँ, अब सी दिस वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि कर्नाटिक मीन्स हियर आप सब इस वर्ड कर्नाटिक से इन्फर कर पा रहे होंगे दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कर्नाटका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये फुली कर्नाटका के ही ऊपर फोकस करेगा, बट इट टॉक्स अबाउट द होल रीजन फ्रॉम वेयर द रिवर गोदावरी फ्लोज डाउन। ठीक है, तो रिवर गोदावरी जहाँ जहाँ फ्लो करती है साउथ के पार्ट्स में, उन सबको ही मेनली ये कवर करता है वर्ड कर्नाटिक। ठीक है, तो ये कर्नाटका से स्टार्ट होके जो आंध्रा के पार्ट्स है वहाँ पे ये वर्ड लाइक दिस वर्ड इज़ यूज फॉर ऑल दो स्टेट्स। तो हमने ये एक बात जान ली कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू साउथ पार्ट। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे दैट हाउ मैनी वॉर्स वर फॉट। ठीक है, जो कर्नाटक सीरीज़ है उसमें हमें मेनली 3 वॉर्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कर्नाटक वॉर्स में 3 वॉर्स हुए थे। इसमें साउथ इंडिया का एनेक्सेशन पूरा हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना रूल स्टैब्लिश करती गई। अनअकैडमी आपके लिए प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है, जिससे कि हम आपकी और ज़्यादा मदद कर सकें इन द प्राइस कंसेशन। ठीक है, जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं वो कोड ज़रूर यूज़ करें, सिंपल YT। दिस विल गेट यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट द कोड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, दैट इज़ SIMPLEYT। सो अनअकैडमीज एस्पायर प्रोग्राम इज़ अ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है ऑल ओवर द इंडिया वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड दिस टेस्ट वुड बी कंडक्टेड ऑन 10th and 25th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इसका जो पेपर का पैटर्न होगा वो जो पेपर 1 GS का होता है UPSC का, उसी के बेसिस पर होगा। फाइन, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लाइक गोइंग फॉर दिस टेस्ट दे नीड टू एनरोल फॉर दिस टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट के लिए आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो 25 अक्टूबर को किया जाएगा एट 10 AM शार्प। तो अब इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसमें से जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे, ओके, उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस और स्कॉलरशिप्स भी अरेंज किए गए हैं अनअकैडमी की तरफ से। ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु आर सिक्योरिंग रैंक 1, 2, 3 दे विल बी गेटिंग द फ्री सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी। UPSC आपके लिए कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रखता है, इसीलिए अनअकैडमी डजंट कीप एनी लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज लेके आया है, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लाइक यू कैन चूज द कोर्स विच यू वांट। फर्स्ट वन इज़ बायलिंगुअल। बायलिंगुअल में आप हिंदी में अगर सीखना चाहते हैं या फिर आप अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखना चाहते हैं, तो आपको उसमें जो दोनों में ही मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, ओके, और जितनी भी प्रिपरेशन होगी उसमें भी आपको दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी। ठीक है, तो दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दे कैन गो फॉर बाइलिंगुअल बैचेस। ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर प्योरली इंग्लिश बैचेस। और जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, जिनको सिलेबस पूरा हिंदी में पढ़ना है, साथ ही जो स्टडी मटेरियल है वो भी हिंदी में चाहिए, वो हिंदी बैचेस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बैचेस हैं ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाके उनको ज्वाइन कर लीजिए, और उनको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए पड़ेगा, एंड विद दिस सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग अनलिमिटेड बेनिफिट्स
like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. ठीक है, अनअकैडमी का ये मेजर एडवांटेज है कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो सारे इंडिया से टॉप एजुकेटर्स कलेक्ट करके लाते हैं ऑन जस्ट वन प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर आपको एक एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है देन यू कैन स्वैप द एजुकेटर, यू कैन जस्ट डिस्कस विद द अनअकैडमी. ठीक है, जो आपका कवरेज ऑफ सिलेबस है वो पूरा अनअकैडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ऑल्सो फॉर योर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अनअकैडमी ब्रिंग्स फॉर यू रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस. इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं. फाइन, अब आपको ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके दौरान जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए पड़ेगा तो उसकी वीडियोस के अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाएगा. फाइन, एंड सी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस यू नीड टू चेक अप दैट हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड, हाउ मच रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन यू हैव डन. ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइव टेस्ट सीरीज़ कराई जाएंगी जिसमें आप ऑल इंडिया लेवल पर ये टेस्ट देंगे एंड आपके रैंक्स भी उसी में से आएंगी. सो दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द रियल एग्ज़ाम. ठीक है, अब ये जो पूरे प्रोसेस है इसमें आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी एक, तो वो गाइड भी हम आपको अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे. यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर एंड ही विल गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस. ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्क्रीन पे आपको बेनिफिट्स लिखे दिख रहे हैं राइट फ्रॉम दिस योर प्रिपरेशन, ओके, फ्रॉम डिसाइडिंग योर स्ट्रैटेजी टू द पॉइंट वेयर यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान अनअकैडमी आपके साथ रहेगा. आपके लिए लेट नाइट बैचेस भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे. सिलेबस कंप्लीशन का आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर ऑप्शनल्स. ठीक है, देर आर वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स अवेलेबल ऑन अनअकैडमी. द रिसोर्सेज आर वेरी मच they are very good for the students who have not been able to find the optional resources outside. ठीक है, अनअकैडमी वो सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराएगा और उस सब के लिए आपको सिर्फ आपका जो अनअकैडमी ऐप है उसको अनअकैडमी प्लस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन क्लास लग रही है एक दिन नहीं. द स्ट्रक्चर्ड बैचेस वुड बी देयर by the top educators, and even if you do not like the way they are teaching or you are not comfortable in understanding whatever they are teaching तो आप टीचर को जो एजुकेटर है उसको चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके लिए कोई भी इश्यूज़ नहीं छोड़े गए हैं अनसॉल्व्ड अनअकैडमी की तरफ से. फाइन, तो आप जब सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो आई एम श्योर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम अनअकैडमी इटसेल्फ. बट इफ़ यू गेट दैट अनअकैडमी ऐप कन्वर्टेड टू अनअकैडमी प्लस देन यू विल बी गेटिंग दीज मोर बेनिफिट्स. अनअकैडमी में जब आप सब्सक्रिप्शन करने जा रहे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू शुड नॉट forget to apply the code SIMPLEYT, that is SIMPLEYT. This will just get you 10% extra off. Okay, isn't it good to get something in the lesser amount that what others are getting. ओके, जो अनअकैडमी है वो आपके लिए चैम्पियंस कॉन्क्लेव भी लेकर आया है. ठीक है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन अदर देन द सिलेबस अदर देन द नोट्स दे नीड सम मोटिवेशन. ओके, दे नीड अ प्रॉपर प्लान, अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. तो उसी सब के लिए अनअकैडमी ने ये सेशन कंडक्ट कराए हैं जिसमें कि 2019 UPSC के सारे टॉपर्स आएंगे. वो अब आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करेंगे एंड ऑल्सो दे विल टेल यू देयर strategies and plans so that you could learn more and more from them and also you can like extract some of the things which are useful for you. ठीक है, जो कि आपको beneficial लग रहे हैं खुद के लिए, आप वो अपनी प्रिपरेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे देन देर आर सो मैनी सेशंस अवेलेबल. ठीक है, आप टाइम टू टाइम उनको वॉच कर सकते हैं एंड द टाइमिंग वुड बी 10 AM to 12 AM. So you can go and watch them now. T20 आप सी अनअकैडमी आपके लिए T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ लेकर आए. इसमें आपको कोई भी लाइक देयर इज़ नथिंग टू पे.
आपको कोई प्रॉब्लम लाइक देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू, आप फ्री में भी ये टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 7:30 पे 20 क्वेश्चंस की एक क्विज़ कंडक्ट कराई जाएगी। आफ्टर 20 मिनट्स यू कैन सबमिट द क्विज़ एंड यू विल गेट लाइक आउट ऑफ 40 मार्क्स यू विल गेट सम मार्क्स, ठीक है। अब वो मार्क्स आपको सिर्फ एक स्कोर नहीं होगा, ठीक है। आपको जो रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट कार्ड होगा, एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड होगा। फाइन, फ्रॉम दैट यू कैन नो दैट हाउ मच यू आर अपडेटेड, हाउ मच यू हैव अपग्रेडेड। अनअकैडमी को ज्वाइन करते वक्त जो लिंक्स नीचे दिए गए हैं आप उनको क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि दीज आर द चैनल्स फ्रॉम वेयर यू विल लाइक कलेक्ट मोर एंड मोर कंटेंट रिलेटेड टू यूपीएससी, नॉट जस्ट द सिलेबस but also the motivational and the strategies videos are also available on our channel. So go and click these links and join our channels now. तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्नेटिक वॉर के बारे में, ठीक है। तो जो कार्नेटिक वॉर है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 वॉर हुए थे, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो इनकी जो डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं 1746 से लेकर 1748, 1749 से लेकर 1754 फॉर द सेकंड कर्नाटिक वॉर, 1757 से लेकर 1763 फॉर द थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। तो जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव आए थे, ठीक है, अपनी ट्रूप्स लेकर। उन्होंने ही हेड किया था प्लासी का बैटल लड़ने के लिए 1757 में, याद कीजिए, ठीक है। तो वो उसमें उस वक्त पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसका मतलब वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुकी थी। तो वो कैसे इस्टेब्लिश किया था? मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के साथ साथ कुछ और भी यूरोपियन पार्ट्स इंडिया आई थी, तो उनमें से फ्रेंच भी एक थी, और एक जो फ्रेंच थी वो वन ऑफ द मेन कॉम्पिटिटर्स थी उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच हमने देखा कि कैसे टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली के भी एक अच्छी अलाई थी फ्रेंच, ठीक है। अब जो ये वॉर है, द टोटल 3 वॉर्स वर फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन दिस डेक्कन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले फ्रेंच रूल कर रहे थे, अब वहाँ पे ब्रिटिश को रूल करने के लिए फ्रेंच के जो वहाँ पे पावर है, उनका जो रूल है उसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ओवरथ्रो करने के लिए ये 3 वॉर्स हुए थे। मेन रीजन्स फॉर दीज वॉर्स वर द फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर्स वर इसेंशियली रिफ्लेक्शन ऑफ 2 इंटरनेशनल वॉर्स, ठीक है। अब इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये 2 वॉर्स की, ये सिर्फ इंडिया में ही मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो इंडिया में ही लाए नहीं करते, बल्कि इसके जो रीजन्स हैं वो बाहर से आते हैं। जो इंटरनेशनल रीजन्स हैं इस वॉर्स के, तो जो 2 वॉर्स थे, तो फर्स्ट और थर्ड के दौरान, जब फर्स्ट और थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था, उस टाइम पे एक ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर चल रहा था, ठीक है। 1740 से लेकर 48 तक ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर चल रहा था। दूसरा था 7 ईयर्स वॉर, 1756 से लेकर 1763, ये 2 वॉर्स चल रहे थे। तो जो फर्स्ट वाला है ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वो चल रहा था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के दौरान, और सेकेंड के दौरान चल रहा था 7 ईयर्स वॉर, ठीक है। तो कुछ रीजन्स ये भी थे, हमें पता है, हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे वॉर्स थे जिनकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको काफ़ी इंडिया में भी इम्पेक्ट पड़ता था। जैसे कि हमने देखा था जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जो फ्रेंच अलाइज थे उनसे मना कर दिया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड ना करें, ठीक है। आप उनके साथ जितने भी ट्रेड्स हैं उनको रोक दें, ठीक है। तो इससे जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो जब ये चीज़ सामने आई, ओके, जब ये ऐसे इम्पैक्ट्स, इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट्स इंडिया में जो हो रहे थे वो ये थे कि अब जो इंडिया का मार्केट है वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगा था। जो इंडियन पीपल है उनको और ज़्यादा, जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे, ठीक है। इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो इंडियंस हैं उनको अपना मार्केट फंक्शन करना पड़ रहा था, ठीक है। क्योंकि जो मास प्रोडक्शन था, जो
मास प्रोडक्शन, वहाँ पे इंग्लिश मास प्रोडक्शन था, उसकी जो डिमांड्स हैं उसको मीट करने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से ही जा रहा था, एंड वहाँ पे जाके वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, बट इंडियंस को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ से भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी रॉ मटेरियल खरीद रही थी वो रीज़नेबल प्राइसेस पे नहीं थे. द फार्मर्स एंड the people who were producing the raw materials here, they were not getting fair prices from the East India Company. ठीक है, तो इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान और हुआ था. तो ये कर्नाटिक वॉर्स के हम रीजंस हमने देखे कि दो, फर्स्ट के क्या था, सेकंड का क्या. द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच बोथ वर ईगर टू मोनोपोलाइज द इंडियन ट्रेड. ठीक है, अब दोनों में लड़ाई इस बात की थी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड करने की मोनोपोली आ गई थी, यूरोप के जितने भी जो ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे, ट्रेड करने इंडिया आए थे, उन सबको ओवरथ्रो कर दिया था उन्होंने बैटल्स के थ्रू. ठीक है, जो शिप्स थे आते जाते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक दिया था, शिप्स को ड्राउन कर दिया था सी में. तो ऐसे कुछ सारे मेजर्स जो लाइक देयर वाज सम ट्रिक्स दैट वर यूज्ड बाय इंग्लिश. ठीक है, तो इसी के दौरान जब ये सब चल रहा था, जब यूरोपियन पावर्स को ओवरथ्रो किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उसी टाइम पर जो फरमान था, जो क्वीन थी वहाँ की, उन्होंने एक फरमान रिलीज़ किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इट हैज़ द सोल राइट टू ट्रेड इन इंडिया. फाइन. तो ये इसकी वजह से जो फ्रेंच थे वो भी काफ़ी नाराज़ थे. तो फ्रेंच जो थे वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे इन नेचर. तो फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे को उस टाइम पे दे वर अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, तो आपने देखा है कि जैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली जिनके अगेंस्ट थे ब्रिटिश, जिनको दे वांट दीज रूलर्स टू बी क्रश्ड. ठीक है, तो उनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे. तो दिस इज़ बेसिकली द साइन ऑफ ऑपोजिशन कि आप एक दूसरे के ऑपोजिट कर रहे हैं जो भी काम. ठीक है, और हमने ये भी देखा था नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मार्केट पूरा बंद कर दिया था, जो ब्रिटिश ट्रेड है उसको पूरी तरीके से रोक दिया था, तो उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली भी चली गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोकल ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो उन्होंने डिमांड की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है इंडिया से ट्रेड में, उसको हटाई जाए. ठीक है, तो उसके इम्पेक्ट्स इंडिया में आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं. ठीक है, द इंटरनल बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ नेटिव रूलर्स. ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में सक्सेसफुल इसीलिए हुई थी क्योंकि देयर वाज फ्रेगमेंटेशन इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के जो रूलर्स थे वो सारे अलग अलग थे, वो खुद में ही खुद को पावरफुल मानते थे, और वो मतलब ऐसा था कि वो एक दूसरे से ही काफ़ी ज़्यादा दे वर अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, तो इसी की वजह से, ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही इंडिया में बाकी जो बाहर से लोग आए वो रूल कर पाए थे. फाइन, क्योंकि हमने देखा है मराठास के जो केस था हमने देखा था, उसमें भी यही देखा था कि फैमिली टसल हो रहा था ओवर द सीट, ओवर द थ्रोन. ठीक है, तो ये ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो फॉरेन पावर थी वो इंडिया को रूल करते जा रही थी. तो इंटरनल जो अफेयर्स इंटरनल वीकनेस जो थी वो यही थी कि जो आर्ग्यूमेंट्स और टसल्स की वजह से, इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से ही फॉरेन पावर यहाँ पे रूल कर पा रही थी. तो अब हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. तो अगर मैं इसका आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताना चाहूँ तो इट वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस. ठीक है, इसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इंडिया के साउथ पार्ट्स, ठीक है, जो सदर्न पार्ट्स हैं उनको कैसे रूल करना स्टार्ट कर दिया. जो ट्रेडर्स बनकर आए थे वो कैसे सदर्न पार्ट्स में जाके उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जो बाकी यूरोपियन पार्ट्स हैं उनको कैसे ओवरथ्रो कर दिया. तो ये दो जो फोर्सेस थी वो फ्रेंच और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था. पीपल हु वर द पीपल इन्वॉल्व, जोसेफ फ्रांकोइस ड्यूप्लेक्स. ड्यूप्लेक्स का अगर आपको नाम याद हो तो सब्सिडरी अलायंस के लिए हमने ये जो नाम है वो यूज़ किया था. दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म सब्सिडरी अलायंस.
ठीक है। यूज़ करने वाले वो पहले इंसान ज़रूर नहीं थे, लेकिन ये सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो थे ड्यूप्लेक्स, एंड ही वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल। मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, ही वॉज ब्रिटिश। अनवरुद्दीन खान, नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो जो नवाब ऑफ कर्नाटक हैं, सी इंडिया इसमें जो मेजर कॉम्बिटेंट है वो नहीं है। यहाँ पे इंडिया सिर्फ एज अलाई फाइट कर रहा है टू सपोर्ट द फ्रेंच और इंग्लिश। नाउ वेयर वर दीज वॉर्स फॉट? कर्नाटक रीजन, सदर्न इंडिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कर्नाटक रीजन वही है कर्नाटका से स्टार्ट होकर, मतलब बेसिकली जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसके आगे जो एरियाज कर्नाटका से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जितने में गोदावरी फ्लो करेगी, जो सदर्न पार्ट है इंडिया के, आंध्रा तक, वहाँ तक कर्नाटक रीजन हम मान सकते हैं। तो ये 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। इसका रिजल्ट जो था इट वाज इनकन्क्लूसिव। ठीक है, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला था इस जो वॉर हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अब इसका बैकग्राउंड हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड नहीं समझेंगे वी विल नॉट हैव द इसेंस ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, जो हम वॉर पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बैटल ऑफ प्लासी भी पढ़ा था, तो हमें उसमें हमने ये बैकग्राउंड फॉर्म किया था दैट देयर वर सम इश्यूज दैट सिराजुद्दौला वाज हैविंग विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उसको जब निगोशिएट करने वो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी, और ये जो निगोशिएशंस फेल हो गए थे, इन्हीं की वजह से जो बैटल है वो हुआ। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसीलिए जानना ज़रूरी है, एंड देन वी बिकम इंटरेस्टेड इन द वॉर, इन द बैटल, इन अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स, इन अंडरस्टैंड वी कुड हैव एन अप्रोच टू रीच एट द रिजल्ट। जनरल डिक्लाइन इन सेंट्रल कंट्रोल ओवर एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। सी ये मेन पॉइंट है कि मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में यही बताया था जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ा था हमने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बाद में आई। उससे पहले जो यूरोपियंस आए थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए गए थे ट्रेड में। वो जो प्रिविलेजेस थे उनको हम कह सकते हैं कि उनको मिसयूज़ किया गया, जो भी उनको पार दी गई थी उसको मिसयूज़ किया गया। और ये सब जब हुआ तो ये सब स्टार्ट हुआ औरंगज़ेब की डेथ के बाद। ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। इनके बाद क्या हुआ था, अपनी अपनी टेरिटरीज, ठीक है, जो वहाँ पे उस टाइम पे जो सूबेदार हुआ करते थे, एक पार्ट दे दिया, उस जगह का एक सूबेदार है, अब वो सूबेदार ने वो पार्ट ओन कर लिया, पजेस्ट कर लिया, उसी पार्ट को वो रूल करना स्टार्ट कर देते। तो वो ऐसे करके ना अलग अलग किंग्स बन गए, रूलर्स बन गए बहुत सारे एरियाज़ के। ठीक है, तो जो पहले इफ़ेक्टिव पावर दिल्ली के पास हुआ करती थी, अब वो पावर औरंगज़ेब की डेथ के बाद ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब दिल्ली जो है वो इनइफेक्टिव सेंटर में कन्वर्ट हो चुका था। जो वहाँ के रूलर भी थे वो भी सिर्फ नाम के ही राजा या रूलर उस टाइम पे हुआ करते थे। तो ये चीज़ें जब हुई तो आप देख रहे हैं कि जो इंडिया में उस टाइम पे जो भी रूल था, ऑल्दो उस टाइम पे मुग़ल रूल कर रहे थे, तो वो रूल भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। कर्नाटक वॉज रूल्ड बाय नवाब दोस्त अली अंडर द लीगल परव्यू ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उस टाइम पे वही ही यूज्ड टू कंट्रोल। फिर वो बाद में ऐसा हुआ था, जो मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली आए उनके पास भी कंट्रोल आ गया था, बिकॉज दे वर पावरफुल रूलर्स। ओके, दे वर एम्बिशियस। तो लेकिन उससे अगर हम ये इन्फर करें कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वही वहाँ पे मेन कंट्रोल किया करते थे। Dost Ali's death sparked a powerful struggle between his son-in-law Chanda Sahib and Nizam's nominee Anwar Uddin। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ था, जब दोस्त अली वहाँ पे रूल कर रहे थे अंडर द परव्यू ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जब दोस्त अली की डेथ हो गई तो दोस्त अली का जो सन इन लॉ था उसके बीच और निज़ाम ऑफ हैदराबाद उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया था उसके बीच एक डिस्प्यूट हो गया, एक टसल हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अनवरुद्दीन थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे। तो जो फ्रेंच थे, ठीक है, फ्रेंच वहाँ पे अब सीन में आते हैं। फ्रेंच जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया अनवरुद्दीन को। ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नर ड्यूप्लेक्स थे। एज गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मार्कस जोसेफ
फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स sought to establish a French colony in India। ठीक है, हमने देखा है कि क्या होता था, ये चीज़ पहले भी होती थी कि जो भी वो अपने द फ्रेंच वो अपनी विल से ही उन्होंने वहाँ पे जिसको एज रूलर इंस्टॉल करना था वो कर देते थे, फिर उस रूलर को अपने कंट्रोल के नीचे रखते थे। ठीक है, यही बात थी। तो इस तरीके से फ्रेंच कॉलोनी वहाँ पे बढ़ती जाती थी, या इंग्लिश कॉलोनी हम बोल सकते हैं, वहाँ पे बढ़ती गई। ठीक है, यही हमने तरीका देखा। तो वो डायरेक्ट वॉर दे डू नॉट जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज़ द पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, और हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक तरीके भी यूज़ करते थे वो जो इंडियन रूलर है उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए। इमीडिएटली अपॉन हिज अराइवल इन इंडिया ही ऑर्गेनाइज्ड इंडियन रिक्रूट्स अंडर फ्रेंच ऑफिसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी आ चुकी थी, फ्रेंच ऑफिसर्स आ चुके थे। अब पोजीशन क्या थी कर्नाटिक वॉर की? कर्नाटिक वॉज अंडर अथॉरिटी ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटिक। ठीक है, तो कर्नाटिक रीजन था, वहाँ के जो नवाब थे, नवाब ऑफ कर्नाटिक जिनको हम बोलते थे, वो कंट्रोल करते थे। इन 1741 मराठास किल्ड कर्नाटिक रूलर दोस्तली को मार दिया एंड कैप्चर्ड मराठास ने। ठीक है, आप देख रहे हैं मराठास यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि एक टाइम ऐसा आया था जब मराठास वर एट द पीक। ठीक है, देयर पावर इट वॉज राइजिंग एंड राइजिंग, एंड देन हाउ डिड इट स्टार्ट टू फॉल। कुछ ऐसे वॉर्स हुए जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसकी वजह से जो मराठा पावर है वो गिरना शुरू हो गया। ठीक है, जो इंटरनल टसल्स थे उसकी वजह से मराठा पावर गिरना शुरू हो गया। इन 1741 मराठास किल्ड कर्नाटक रूलर दोस्तली एंड कैप्चर्ड हिज सन इन लॉ चंदा साहिब इन द एब्सेंस ऑफ रूल। सी, जो मराठास है वो किसके अगेंस्ट है? वो है मुगल्स के अगेंस्ट। मुगल्स जो हैं उनको एक तो मराठास से भी बचना है, और जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी में बोलूँ, या फिर जो फ्रेंच कॉलोनीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो दे यूज़ द डिप्लोमेटिक वेज। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जिसको भी वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते थे वो कर देते थे, और फिर वो उससे जितना भी बेनिफिट हो सकता था, जितना वो अपने विल के अकॉर्डिंग ही काम करवाते थे। तो इसी के लिए वो उस किंग का साथ देते थे जो उनको ईजिली एज पपिट काम करके थे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ रूलर निज़ाम ऑफ हैदराबाद सेंट अनवर उद्दीन टू अडॉन्ट एज नवाब। By 1748 Chanda Sahib was released by Marathas. Now Chanda Sahib claimed the Nawabship। ठीक है, मराठास ने कैप्चर कर लिया था चंदा साहिब को, और इसी दौरान जिस बंदे को जो कि थे अनवर उद्दीन, उनको नॉमिनेट किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। ठीक है, तो उनको नवाब बना दिया गया था कर्नाटक रीजन का, जब वहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद नहीं थे। तो जब चंदा साहिब छूट के आ गए तो उन्होंने ही क्लेम्ड फॉर द नवाबशिप। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के रीजंस क्या क्या थे? वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। ठीक है, पहली चीज़, ये जो वॉर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल वॉर्स थे, उनकी हिस्ट्री हमें थोड़ा अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करना चाहूँ उनको, तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी सफिशेंट। ठीक है, क्योंकि उनके भी रीजंस पढ़ने पड़ेंगे, उनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो हियर यू जस्ट नीड टू कीप दैट इन माइंड दैट द रीजंस वर सम इंटरनेशनल। ओके, देयर वाज सम इंटरनेशनल थियोरी बिहाइंड द कॉजेज ऑफ दिस वॉर्स। तो फर्स्ट जो था वो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन पढ़ेंगे हम। कमर्शियल राइवलरी ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज। ठीक है, ये चीज़ हमने यूरोप में भी देखी थी, ये चीज़ हमने इंडिया में भी देखी थी। अराइवल ऑफ ड्यूप्लेक्स एज गवर्नर ऑफ फ्रेंच टेरिटरीज। ठीक है, वो काफ़ी एम्बिशियस गवर्नर थे जो फ्रेंच टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते थे और ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे थ्रू आउट द कंट्री। इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम बिटवीन चंदा साहिब एंड अनवर उद्दीन। सी, दिस इज़ नॉट एनीथिंग न्यू, दिस हैज़ ऑलवेज बीन देयर। अब कोर्स ऑफ वॉर है तो वो है ड्यूप्लिक्स के बारे में। देखिए, ही वॉज फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, अप्रोच्ड अनवर उद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक टू डिफीट इंग्लिश। देखिए, अब जो फ्रेंच और इंग्लिश है वो एक दूसरे के एनिमी है। ठीक है, तो एक दूसरे के एनिमी हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो नवाब ऑफ कर्नाटक है उनको अप्रोच किया था। ड्यूप्लिक्स कॉक्स्ड बाय नवाब by telling after capturing Madras he will give Madras to नवाब from English। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमेसी चल रही है। लाइक ड्यूप्लिक्स coaxed by नवाब by telling after capturing Madras
ही विल गिव मद्रास टू नवाब फ्रॉम इंग्लिश। जो इंग्लिश के अंडर था मद्रास, उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंग्लिश को हराने के बाद हम जो है मद्रास आपको दे देंगे। बट ड्यूप्लेक्स रिफ्यूज्ड मद्रास टू नवाब। Nawab sent army, but it was defeated by French at St. Thomas, also called Battle of Adyar। ठीक है, बैटल ऑफ अदियार 1746 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो प्रॉमिस किया गया था मद्रास दिया जाएगा बाय फ्रेंच टू द नवाब ऑफ कर्नाटक, तो वो डिनाई कर दिया था फ्रेंच ने कि हम आपको मद्रास नहीं देंगे। फाइन, तो इसी के लिए वो उसी को जब डिनाई किया उन्होंने, तो जो नवाब थे ही फेल्ट बिट्रेड, और उसी के लिए बैटल ऑफ अदियार हुआ था। ड्यूप्लेक्स अटैक्ड सेंट डेविड, ब्रेवली डिफेंडेड बाय जनरल स्ट्रिंजर लॉरेंस। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स ने अटैक किया सेंट डेविड को एंड ब्रेवली डिफेंडेड बाय, उस टाइम पे किसके साथ वो गए थे, स्ट्रिंजर लॉरेंस के साथ। ही वॉज ऑल्सो लाइक ही वॉज अ फ्रेंच कॉम्बिटेंट। अब ये वॉर एंड कैसे हुआ, मैंने आपको बोला था कि इनकन्क्लूसिव था, तो क्या हुआ इस पर, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंडेड इन यूरोप इन 1748। ठीक है, जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन का था वो यूरोप में ख़त्म हो गया था। वहाँ पे जो हमने एक रीज़न पढ़ा था, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, इट एंडेड इन यूरोप इन 1748। The Treaty Aix-la-Chapelle, both countries accepted to resume to pre-war political situation। ठीक है, वॉर से पहले जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के बाद जो हुआ था, वहाँ पे जो ट्रीटी आइक्स-ला-चैपल हुआ था, दोनों कंट्रीज़ ने ये एक्सेप्ट किया कि जो प्री वॉर कंडीशंस थी हम उसी पर स्टिक करेंगे। इंग्लिश गिव बैक लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका, फ्रेंच गिव बैक मद्रास। ठीक है, जो दो चीज़ें हुई थी वो पहली ये हुई थी, फ्रेंच ने मद्रास वापस लौटा दिया था, इंग्लिश ने लुइसबर्ग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे जो भी चीज़ें लाइक द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, they are also related to इंडियन एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश वॉर्स जो इंडिया में हो रहे थे। अब इसके रिजल्ट जो थे वो नेवल पावर वन द वॉर। ठीक है, इसमें नेवल पावर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। डिसिप्लिन्ड यूरोपियन फोर्स वन डिफीटेड अनडिसिप्लिन नेटिव आर्मी, नेटिव रूलर्स वीकनेस एक्सपोज्ड। तो ये जो एक वॉर्स जो मतलब ये जो वॉर्स का पैटर्न था ये समझ आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ पा रही थी दैट व्हाट आर द वीकनेसेस, फ्रेंच समझ पा रहे थे दैट व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, ऑन विच पार्ट दे नीड टू अटैक फर्स्ट। ठीक है, उन सबको ये सारा जो पैटर्न था ये समझ आ रहा था। नाउ अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो 1749 से लेकर 54 तक हुआ। ठीक है, इससे पहले हमने देखा 46 से 48 हुआ, जल्दी खत्म हो गया, 49 से लेकर 54 तक होने वाला है। फाइन, तो इसके कॉजेज़ क्या क्या थे, डिस्प्यूटेड सक्सेशन एट हैदराबाद एंड कर्नाटक। ठीक है, जो अब देखिए हैदराबाद तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर था जो कर्नाटक रीजन था। अब उसके और हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे। हैदराबाद मुजफ्फर जंग फ्रेंच वर्सेस नासिर जंग इंग्लिश। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स थी मेनली उस टाइम पे, तो वहाँ पे मुजफ्फर जंग ने फ्रेंच की तरफ से फ़ाइट किया वर्सेस नासिर जंग इंग्लिश की तरफ से उन्होंने फ़ाइट किया। ठीक है, तो फ्रेंच किनको सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग, और नासिर जंग वाज सपोर्टेड बाय इंग्लिश। कर्नाटक चंदा साहिब फ्रेंच वर्सेस मोहम्मद अली इंग्लिश। ठीक है, इस बात को समझिए कि क्या कर रहे थे, जो इंग्लिश और फ्रेंच थे वो एक एक रूलर पकड़ ले रहे थे जो सक्सेशन के लिए ऑलरेडी लड़ाई कर रहे थे, तो उसी के लिए वो एक दूसरे को वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, और वो जो इंडियन रूलर्स हैं जो एक दूसरे के ऑलरेडी अगेंस्ट थे उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। स्ट्रिंजेंट एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से जो एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस हैं वो डिस्कवर होते हैं, वो लाइक री एक्सप्लोर किए जाते हैं। ठीक है, जो पहले था फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने इंटरप्ट किया आके बीच में, उनके साथ बैटल्स हुए, वॉर्स हुए, तो ये जो कुछ वॉर्स थे जिसकी वजह से एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस थे वो डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। बैटल ऑफ एम्बेर 1749। ठीक है, ये जो वॉर है सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ आम्बेर, ठीक है, 1749, फ्रेंच एंड चंदा साहिब डिफीटेड अनवरुद्दीन एंड वॉज किल्ड।
ठीक है। फ्रेंच जो थे वो चंदा साहिब के सपोर्ट में थे और उन्होंने अनवरुद्दीन, जिनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, उनको हरा दिया था। हिज इलेजिटिमेट सन मोहम्मद अली रेफ्यूज इन त्रिंचिनोपोलोय, ड्यूप्लिक्स सेंट चंदा साहिब टू कैप्चर मोहम्मद अली। ठीक है, अब उनके इनलेजिटिमेट सन, ठीक है, जो लेजिटिमेट नहीं है, जैसे फर्स्ट सन, जो उनके सन्स होते हैं, ठीक है, ही वॉज नॉट अ लेजिटिमेट सन, तो उसने रिफ्यूज ही रिफ्यूज इन त्रिंचोनप्लॉय, ड्यूप्लिक्स सेंट चंदा साहिब टू कैप्चर मोहम्मद अली। ठीक है, ड्यूप्लिक्स ने भेजा कि आप जाके चंदा साहिब को बोला कि आप जाके मोहम्मद अली को पकड़ के लेकर आइए। नाजिर जंग वॉज किल्ड इन 1750। मुजफ्फर जंग क्राउंड एज निज़ाम इन पौंडीचेरी सेंट टू हैदराबाद अकम्पनीड बाय फ्रेंच ऑफिसर बुसी। On his way, Muzaffar Jung killed Busi, throne Salaba Jung as a new Nizam, stayed in Hyderabad to guard him। अब देखिए, ये एक प्रोसेस थी, उसमें क्या होता, जो नाजिर जंग थे, ही वॉज किल्ड। ठीक है, अब जो मुजफ्फर जंग थे उनको क्राउन किया जा रहा था पौंडीचेरी में, उसी दौरान उनको भेजा गया हैदराबाद अकम्पनीड बाय फ्रेंच ऑफिसर बुसी। ठीक है, तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो मुजफ्फर जंग है वो मार दिए गए, और जो बुसी थे उन्होंने क्या किया, जो सलाबा जंग है उनको नया निज़ाम बना दिया। ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच पीपल। यहाँ पे आप देखिए, इंडियन को सिर्फ यूज़ किया जा रहा था, दे वर बीइंग यूज, दे वर फॉलोइंग प्रे टू दीज द स्पेल ऑफ फ्रेंच पीपल। वो डिप्लोमेटिकली ये सब हैंडल कर रहे थे, लेकिन उसके बीच दे वर ऑल्सो प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो ये रूलर्स को काफ़ी यूज़ किया गया। चंदा साहिब वॉज डिफीटेड बाय क्लाइव इन द बैटल ऑफ आरकोट। ठीक है, बैटल ऑफ आरकोट, बैटल ऑफ अंबर, और हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी, जो ड्यूप्लिक्स के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें आरदीआई बैटल। ठीक है, तो हमने ये कुछ बैटल्स हैं वो पढ़े। तो आरकोट 1751 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टर मोहम्मद अली बिकेम नवाब ऑफ कर्नाटक। अब फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो चंदा साहिब था वो फ्रेंच के साइड से था, जब फ्रेंच उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो व्हेन चंदा साहिब वाज डिफीटेड बाय क्लाइव, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई एक तरीके से। उन्होंने फ्रेंच के ऊपर जीत पाली। कैसे पाली, क्योंकि उनका जो अलाय है चंदा साहिब, अगर वो हार चुका है तो इसका मतलब ये है ना कि वो जो पूरा अलायंस है वो पूरा ही हार चुका है। ठीक है, तो इसी से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो सपोर्टर मोहम्मद अली था वो वहाँ के नवाब ऑफ कर्नाटक बना दिया गया। ड्यूप्लिक्स वॉज रिकॉल्ड बाय फ्रेंच इन 1754। ही वॉज फॉलोड बाय गुदेयू, अरेंज पीस ट्रीटी, बोथ कंपनीज वर अग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन नेटिव मैटर्स। ठीक है, अब दोनों ने अलायंस कर लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रेंच थे उन्होंने अलायंस कर लिया कि हम एक दूसरे के जो नेटिव मैटर्स है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ से ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ने जन्म लिया, जो 1754 में हुई। अब ये जो रिजल्ट्स थे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के, इसमें ये था कि जो फ्रेंड थे इंग्लिश के जो फ्रेंड थे मोहम्मद अली, उनको बेसिकली कर्नाटक के नवाब डिक्लेयर कर दिया था। तो अब वो पपेट रूलर किसके हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब आ गई। तो इसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर क्यों हुआ, जब सब कुछ ठीक हो गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है और जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है वो बेसिकली इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो भी वॉर्स वहाँ पे हो रहे थे यूरोप में, उनके इम्पैक्ट्स के बेसिस पर ही यहाँ इंडिया में फ्रेंच और इंग्लिश दे वर रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो सेकेंड वॉर था उसमें माना इंडियंस का रोल था, क्योंकि वो थ्रोन के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो उन्हीं के सपोर्ट में आके फ्रेंच और इंग्लिश उन्होंने बैटल किया। पर अब जो थर्ड वाला है, इसके क्या क्या कॉजेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटब्रेक ऑफ 7 ईयर वॉर इन 1756 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। वहाँ पे वेस्ट में इंग्लैंड और फ्रांस की दे स्टार्टेड अ वॉर। अराइवल ऑफ काउंट दे लेली, 1758 में काउंट दे लेली करके एक गवर्नर आए थे। ठीक है, तो इसका कोर्स जो है वॉर का, काउंट दे लेली ही अटैक्ड फोर्ट सेंट डेविड, then he planned to attack Madras,
So he called Bussy from Hyderabad, great political blunder. Soon after his departure, client sent Colonel Forde from Bengal and captured northern सरकार्स फ्रॉम फ्रेंच। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट्स मैंने आपको बोला, वेस्ट में जो वॉर्स चल रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसका इम्पैक्ट एक ये था, काउंट दे लेली वो आए यहाँ इंडिया, उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था उसको अटैक किया, ठीक है। और जो उन्होंने ये भी डिसाइड किया जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको भी अटैक करेंगे वो। सो ही कॉल्ड बुसी फ्रॉम हैदराबाद। बुसी आपको याद है उन्होंने जो वो लेकर जा रहे थे जंग को, ठीक है, जंग को जब वो लेकर जा रहे थे तो उनको ले जाते व्हाट वाज हिज नेम, मुजफ्फर जंग, ओके, उनको ले जाते रास्ते में मार दिया था और उसकी जगह किसको बना दिया था, निज़ाम सलाबत जंग को, ठीक है। तो अब ये जो बुसी है इनको बुलाया गया हैदराबाद से और इसी दौरान एक काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाता है, ठीक है। तो क्लाइव जो है उन्होंने भी कर्नल फोर्ते को बंगाल से भेजा और जितने भी फ्रेंच टेरिटरीज थे उस टाइम पे, नॉर्दर्न सरकार्स के नाम से जिनको हम जानते हैं हैदराबाद में, तो हैदराबाद को उन्होंने फ्रेंच से स्नैच कर लिया था, फ्रेंच के अंडर से, लाइक उनके इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच, तो उससे उन्होंने निकाल लिया था, कैप्चर कर लिया था। द बैटल ऑफ वांदी वॉश, ठीक है, 1760 में बैटल ऑफ वांदी वॉश हुआ। इंग्लिश जनरल सर आयर कूथ डिफीट ऑफ काउंट दे लेली टू बुसी प्रिजनर, लॉस ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी अब जो है वो फ्रेंच के हाथों से चला गया था। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है वो जो इंडिया के रूलर हैं उनको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन उनका सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, तो बेसिकली इट वाज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, तो फ्रेंच से उसको छीन लिया गया था, ठीक है। लॉस ऑफ पौंडीचेरी, तो जो है बुसी जो थे उनको प्रिजनर बना लिया गया था एंड काउंट दे लेली ही वाज डिफीटेड। अब ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक यूरोपियन इवेंट एंटर करती है, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। अब आप बोलेंगे दैट व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग सम इंटरनेशनल वॉर्स इन दिस वीडियो, लाइक कर्नाटिक वॉर, क्योंकि जो इंडिया में हुए थे वो मेजरली हुए ही इसी वजह से थे क्योंकि वहाँ पे यूरोप में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हो रहे थे, तो उन्हीं के रिजल्ट्स, उन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ में इंडिया में देखने को मिल रहे थे एज द वॉर्स इन कर्नाटिक रीजन। तो जो फ्रेंच सेटलमेंट है इंडिया की वो उसने रिटर्न कर लिया था। रिस्ट्रिक्शन फोर्स्ड नॉट टू फोर्टिफाइड, तो जो बस इतना था कि जो फोर्टिफिकेशन था वो रुक गया था, अब अपना फोर्टिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर फ्रेंच ने अपने हाथों में ले रखी थी इंडिया की, वो भी उनसे छीन ली गई थी, ठीक है। उनके फोर्टिफिकेशन बंद हो गया, उनके पास जो मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर थी इंडियन रूलर्स के साथ साथ जो वो अपना इन्फ्लुएंस जो बढ़ाते थे वो भी इट वॉज ऑल वैनिश्ड। This war ended French power in India and English became the only European force in the country, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे जो इंग्लिश थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उनकी जो नेवल पावर थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, एज लॉट ऑफ रेवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ठीक है। तो जो फ्रेंच पावर थी वो इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कर्नाटिक वॉर्स। हमने कर्नाटिक वॉर्स अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू कर्नाटिक वॉर्स, और इसमें जितने भी हमने इंटरनेशनल वॉर्स के नाम भी पढ़े हैं, ठीक है, मैं वो आपको सब एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन दैट कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट द कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत है हमें मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक, तो मैंने आपको सिर्फ उतना ही बताया। लेकिन जो बाकी वॉर्स हैं, जैसे कि जो ऑस्ट्रियन वॉर है, जो 7 ईयर वॉर्स हैं, ठीक है, जो रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होंगी, लेकिन वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स हो रहे हैं उनका इंडिया में क्या इम्पैक्ट है वो भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बट अभी इस वीडियो में कर्नाटिक वॉर्स के लिए इतना ही था, ओके। सो आई वॉज लाइक टेलिंग यू कि अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो भी कुछ ऐसे ही वॉर्स होंगे, ठीक है। हम एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो
नाउ वी आर डिस्कसिंग द सीरीज़ ऑफ वॉर्स। उसके बाद हम गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें गवर्नर्स के जो रीन में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ लाए गए थे, जो अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, ठीक है, जो भी स्टेप्स उन्होंने यूज़ किए थे इंडिया को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और वो बेसिकली हम गवर्नर्स का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो उन्होंने जितने भी काम किए हैं उनके काम के रीजंस कौन से इम्पैक्ट्स हुए थे उससे लोगों की लाइफ पे, वो सब पढ़ेंगे। ओके, सो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू।